नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य मिले हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि आजादी के समय संभल में 45% हिंदू थे, लेकिन अब केवल 15% ही बचे हैं। संभल हिंसा की रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद यूपी की सियासत हाई हो गई है। रिपोर्ट को बीजेपी ने जहां संभल का सच बताया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। लेकिन रिपोर्ट को लेकर जिन तथ्यों की बात कही जा रही है, उससे गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या दंगे और तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ही शहर की डेमोग्राफी बदल दी गई। दो टूक में करेंगे चर्चा, सुनते हैं पहले बयान। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। और ऐसे में बड़े सवाल, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश, हिंदुओं के खिलाफ साजिश, बर के जहरीले बयानों से भड़का दंगा, हिंसा से धार्मिक समीकरण बदला, तुर्क और पठानों की लड़ाई, संभल में दंगों की आग किसने लगाई, संभल में घटी हिंदू आबादी दंगों की वजह से रह गई आधी, संभल हिंसा का एसपी कनेक्शन, 27 से पहले अखिलेश की बढ़ी टेंशन। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। अवधेश पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्म गुरु, फाजिल अहमद साहब, मुस्लिम एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। आप चारों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। फाजिल अहमद साहब, रिपोर्ट के हिसाब से आजादी के बाद 45% हिंदू थे, घट के संख्या उनकी 15 हो गई, यानी कि 30% घट गए। कहा जा रहा है कि ये दंगों की वजह से हुआ, लगातार कई बार वहां दंगे हुए। जो अब तक तथ्य हैं, या तो वो झूठे हैं, या तो फिर भाईचारे की जो मिसाल दी जाती है, कौमी एकता की मिसाल दी जाती है, गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल दी जाती है, वो झूठा है। देखिए, मुसलमानों से जो नफरत का इनका एजेंडा है, जो इनकी ख्वाहिश है, उसको लेकर के इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं अपने गांव से दिल्ली चला आया। मैं क्यों चला आया भाई? किसने हमको भगा दिया वहां से कि मैं चला आया? अरे बेहतर भविष्य के लिए लोग इधर से उधर आते जाते रहते। अपने ही देश में हिंदू जहां चाहे वहां रहे, मुसलमान जहां चाहे वहां जाए, कोई दिक्कत है? पूरे बिहार के लोग, 80% आबादी दिल्ली की बिहार के लोगों की है। बिहार में रोजगार नहीं है, पलायन है, शिक्षा नहीं है, उसमें सब है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। कहाँ पे? जैसे कह रहे हैं कि बिहार की ज्यादातर आबादी दिल्ली में। बिहार के लोग, पूरी दिल्ली बिहारियों से भरी पड़ी। तो वही तो कह रहे हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। तो दिल्ली में कोई मिलेगा ही नहीं। तो क्या हो गया? डेमोग्राफी बदल गई इसकी? नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। मुसलमानों से सुन लीजिए, आप बीच में बोलते हैं तो मुझे इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। आप पूरी बात होने ही नहीं देते हैं, या तो आप बुलाया मत कीजिए हमको, इसीलिए मैं आपके चैनल पर जाना भी नहीं चाहता। दिल की बात कह दी आपने। हमको बार बार परेशान कर देते हैं। नहीं, आप बीच में बोल देते हैं, अभी कोई बात पूरी हुई नहीं तो आपको खुजली मचने लगती है। आप भी तो उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा उदाहरण दे दिए कि डेमोग्राफी एक बार। अब बात कर लेते हैं ना, आप कंटिन्यू बात ही कर लेते हैं ना। फाजिल अहमद साहब, आप बात कर लेते हैं ना कि बेहतर जीवन के लिए अपनी धरती छोड़ दी। कहां से आए हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं बेहतर जीवन के लिए अपनी धरती छोड़ दी। आप कहां के निवासी हैं? मैं तो कह रहा हूं ना, आप नोएडा में आकर के डेमोग्राफी बदल रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, आप बेहतर कह रहे हैं कि बेहतर जिंदगी के लिए आपने अपनी धरती छोड़ दी। केवल एक पक्ष ने छोड़ दिया बेहतर जिंदगी के लिए, बाकी वो तो नरक है ना। जहां आबादी बढ़ गई एक पक्ष की, वो तो नरक है। लोग विदेश बातें कर रहे हैं आप। सारे हिंदू अरब में जाके क्यों रह रहे? क्यों नौकरी मांगने अरब में जा रहे? रहे भारत के अंदर।
और जो लोग अरब जा चुके हैं आज भारत में आने को तैयार नहीं है, यहां भारत में नौकरी करने को तैयार नहीं है। वो लोग वहां से पूरे अरब देशों में 40 लाख हिंदू रहते हैं भारत से जाकर के, आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, तो वो तो नई डेमोग्राफी बदल रहे हैं। अरे बेहतर भविष्य के लोग अमेरिका क्यों जाते हैं, लंदन क्यों जाते हैं? जिसको जहां सूट करता है। हमारा अपना देश है, हम बिहार में रहे, बंगाल में रहे, आसाम में रहे, दिल्ली में रहे, फर्क क्या पड़ता है भाई? और मुसलमानों से इतना नफरत कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर एच.एस. रावत जी, मुसलमानों से नफरत है, कल आपको बेहतर जिंदगी के लिए वहां से हिंदू निकल गए, लेकिन मुसलमान वहीं बने हुए हैं। राहुल जी, सबसे बड़ी बात है, एक तो इनका एटीट्यूड बड़े साथ में आसमान पर है। जिस तरीके से ये टीवी पे बैठकर जिस तरीके से बहस करते हैं, वो जो अंदाज है ना इनका, वो जो एटीट्यूड है ना, ये इनका दिमाग साथ में आसमान पे हो गया। इनको लगता है कि इनके बिना कोई डिबेट नहीं होगी। इस तरीके का तरीका कोई तरीका है बात करने का? अरे आप चमचागिरी करिए रावत जी, आपको जजमान उसूलना है, हमको नहीं उसूलना है। आप करिए चमचागिरी, जो बैठे हुए आपको अपना चेहरा चमका के जजमानी लेना है। आप तो हिंदुओं को ठगते हैं बैठ करके, टिकी हुई है। आपको करिए चमचागिरी, हमको किसी की चमचागिरी नहीं करना। हम देश के लिए जीते हैं, हम देश के लिए मरते हैं, हम किसी की चमचागिरी नहीं करते हैं। ब्राह्मण है, हम देश के लिए जीते हैं। दिल्ली में आ गए थे। आपको टीवी पाने का बहुत शौक है, आप करिए चरण वंदना, आप चरण चाटुकार करिए उसकी, हमको दिक्कत नहीं है, आप करिए चरण वंदना उसकी। डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई और कैसे सहारनपुर और देवबंद की आपने कैसे डेमोग्राफी बदल दी? वो लोग क्या आपने सारे क्या सारे करने आईएएस हैं? बन गए, आपने गांव में आईपीएस रहते बन गया, दिल्ली में आके चले गए। और दिल्ली के अंदर जो कॉलोनियां हैं जहां पर आप लोगों का बाहुल्य है, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पलायन कर रहे हैं। दिल्ली में तो सबकी नौकरी है ना। सच्चाई को एक्सेप्ट करने में शर्म आती है क्या? करने में क्या दिक्कत है? कैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है आसाम की? नहीं, उनका कहना है डॉक्टर एच.एस. रावत जी, अगर आप कल को नोएडा में बस रहे हैं, फाजिल अहमद साहब बीच में ना बोलिए, बीच में अब मत बोलिए। फाजिल अहमद साहब का कहना है, डॉक्टर एच.एस. रावत जी, फाजिल साहब एक मिनट, डॉक्टर एच.एस. रावत जी, फाजिल साहब का कहना है कि बेहतर जिंदगी के लिए अपना सब कुछ बेच बाच के कल को नोएडा में आपको बसना है, चले आए। लेकिन होगा, अब जहां के रहने वाले घर तो वहां भी होगा, बेच के तो आए नहीं होंगे कि वहां कोई दूसरी आबादी बस गई है। 30 साल तक झुग्गी झोंपड़ियों में रहे कश्मीरी ब्राह्मण, और वहां मस्जिदों से वहां पर पोस्टर लगाए गए और अनाउंसमेंट हुई कि अपनी बहन बेटियों को यहाँ छोड़ जाओ, नहीं तो धर्म परिवर्तन कर लो और यहाँ से चले जाओ। तो क्या वो लोग यहाँ पर कौन सा सरकार में कौन था उस वक्त? वेल सेटल्ड थे, अटल बिहारी उनके वाजपेयी बाग करवाने थे, का वहाँ पर उनके बंगले थे। अडवाणी जी तो जिंदा है, पूछ लीजिए किसने करवाया। कम से कम अभी तो अडवाणी जी जिंदा है, कैसे पूछ लीजिए कि क्यों वहां से पलायन हुआ। सरकार में तो यही लोग थे वहां पर। 19 बार झगड़े हुए, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, बार वहां पर उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, और जब अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी मुसलमान है और डेगची के अंदर गली के अंदर मांस पका रहे हो आप, तो वहां पर कैसे रहेगा कोई हिंदू? है फिर आप कहते हो वहां इतने पत्थर इकट्ठे हो रखे थे, वो पत्थर कहां से आए थे? ट्रॉलियों के हिसाब से पत्थर थे। इसका मतलब प्री प्लान मामला था ना जम्मू कश्मीर के अंदर, और यहाँ पर पूरा पत्थर फेंके। नहीं, इस रिपोर्ट में भी यह भी कहा गया कि सुनियोजित था सब कुछ। धर्मेंद्र सिंह जी, एसपी समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आया, आपके सांसद, आपके विधायक के बेटे का नाम। नमस्कार राहुल जी, देखिए हमको थोड़ा समय दीजिएगा। अब सच तो यह है कि बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार में प्रशासनिक ढांचा जो है, प्रशासनिक अमला डर और विभाजन उभारने की प्रणाली मात्र रह गया है, और भारतीय जनता पार्टी उसी डर और विभाजन का प्रयोग करके अपनी सत्ता बचाए रखना चाहती है। अब इसमें एक लाइन में कहूं तो इंसाफ का तख्त भी अगर झुक जाए हुकूमत के आगे तो फैसले नहीं होते, सिर्फ हुक्मनामे लिखे जाते हैं। ये स्थिति आज उत्तर प्रदेश और इस परिप्रेक्ष्य में सवाल ये है कि मैं उसके तथ्यों पर जाऊं, उससे पहले मैं पूछना चाहता हूं, एसआईटी की रिपोर्ट गोपनीय है या सार्वजनिक है? और अगर गोपनीय है तो उसमें कितना पलायन हुआ, कितना प्रतिशत हुआ, और ये सारी बातें उसमें क्या लिखा हुआ है, लीक कैसे हुई, किसने लीक किया, या क्या ये सौहार्द बिगाड़ने के लिए, डर पैदा करने के लिए लीक तो नहीं कराया गया? चाहे डेमोग्राफिक चेंज की बात हो, अब इसका कारण है चाहे पलायन डर की वजह से हुआ, नौकरी की वजह से हुआ, कि हत्या की साजिश के हुआ। अब उसमें आप कह रहे हैं कि वहां पर आतंकी घटनाएं, आतंकी बहुत बड़े बड़े आतंकी संगठन सक्रिय है। तो इतना गंभीर बातें अगर एसआईटी में है और गोपनीय एसआईटी में बाहर आ गई, तो इसका मतलब गृह मंत्रालय भारत सरकार सो रहा है। पलायन हुआ तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है। तो ये सारी चीजें हो कैसे रही है?
अगर वहां आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं तो कम से कम तो आज की डेट में गृह मंत्री जी को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। गोपनीयता की जो तमाम ये संस्थाएं हैं, एटीएस है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रा है, इनको तत्काल बर्खास्त करके जो एसआईटी के 3 महापुरुष हैं जिनको इतनी बड़ी बड़ी जानकारियां मिल रही हैं उनको चार्ज दे करके इसको खत्म करना चाहिए। ये देखिए राहुल जी, बड़ी गंभीर बात है। एसआईटी का प्रयोग कहीं हिंदू मुसलमान डर, दहशत, विभाजन पैदा करने के लिए भी हो रहा है, या इसके पीछे ये भी साजिश हो सकती है कि केंद्र सरकार और दिल्ली की जो लड़ाई है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो रिश्ते सर्वविदित हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आतंकी संगठन की रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्टें गृह मंत्री को निशाना बनाने के लिए ये एसआईटी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी प्रयोग कर रहे हैं? ये सारी गंभीर सवाल है। इसकी जांच अलग नहीं, मैं ये सवाल का जवाब तो लूंगा अवधेश पांडे जी से। गृह मंत्री के बीच के विवाद के चलते चीजें उठाई गई, या ये रिपोर्ट जानबूझ करके डर और दहशत पैदा करने के लिए? धर्मेंद्र जी, ये जो आपका डेमोक्रेटिक चेंज एक दिन में होता है, आपका जो सवाल है हुआ है, अगर ये हो रहा है चाहे डर की वजह से, चाहे पलायन की वजह से, या जो भी, तो इसकी भी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र को लेनी चाहिए कि इनके समय में ऐसा कैसे हो रहा है, इनका फेल्योर है। धर्मेंद्र सिंह जी, हाँ, मैं सवाल करूंगा कि उनका फेल्योर है कि नहीं है। ये जो समाजवादी पार्टी कनेक्शन सामने आया है, क्या जो बाहर आई तो इसका जिम्मेदार कौन है, या बाहर जिस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं केवल सतही और फर्जी बातें? और जो ये समाजवादी पार्टी कनेक्शन सामने आया है उसे लेकर भी कुछ कहेंगे क्या? राहुल, आवाज जा रही? राहुल जी, नहीं आ रही आवाज आपकी, आ रही। कह रहे समाजवादी पार्टी कनेक्शन जो सामने आया है इस पूरे हिंसा के पीछे, उसे लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, मैं फिर कनेक्ट करके आपसे सवाल करता हूं। अवधेश पांडे, समाजवादी बोलते हैं, समाजवादी पार्टी है तो समाजवादियों की बात करेगी, उसमें दिक्कत क्या है? अवधेश पांडे जी, फेल्योर है आप लोगों का, रिपोर्ट कैसे सामने आ गई? हालांकि हम लोग तो सूत्रों के हवाले से चला रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आई है उसी के हिसाब से बातचीत हो रही है, और कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, फेल है। देखिए, मीडिया के हवाले से जो रिपोर्ट आई है उसके तथ्य बड़े चौंकाने वाले हैं, और ये कौन नहीं जानता कि संभल के अंदर इसके पहले 19 दंगे हुए और उसमें 213 लोगों की मौत हुई, जिसमें 209 हिंदू थे। ये कौन नहीं जानता कि जियाउर रहमान के पिता शफीकुर रहमान कहते थे कि मेरे अंदर बाबर का खून है, और शफीकुर रहमान के लड़के जिया रहमान जो इस समय सांसद है वो बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। क्या इसके लिए भी कोई न्यायिक आयोग का आईना दिखाना पड़ेगा? विदेशी असलहे वहां पकड़े गए, ईंट पत्थर वहां इकट्ठे किए गए, इनके सांसद और इंतजामिया कमेटी के लोगों ने भड़काऊ तकरीर की, उसके बाद दंगे हुए। विदेश से सारिक जो है वहां डायरेक्शन दे रहा था दंगे करने के लिए। तो क्या इसके लिए भी किसी न्यायिक आयोग की जरूरत है? तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी को आज सामने आकर के अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा देश से माफी मांगनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का विभाजनकारी जो चेहरा है, आतंकियों और राष्ट्रद्रोहियों के इशारे पर जो चलने वाली पार्टी है, आज वो बेनकाब हुई है। और जहां तक डेमोग्राफी का सवाल है, तो पाकिस्तान के अंदर कितने हिंदू थे? आज 1-2% बचे हैं। अफगानिस्तान के कमाने चले गए। भारत में पाकिस्तान की सरकार चल रही क्या? ये मोदी जी भारत वो कमाने चले गए अमेरिका, पाकिस्तान की सरकार की भाई बहन है क्या? पाकिस्तान से क्यों नहीं, पाकिस्तान की सरकार और भारत की सरकार अवधेश पांडे यही कहना चाहते हैं। क्यों? तो समाजवादी पार्टी को अरे भैया तो आप जाइए ना पाकिस्तान। अरे समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं, जरा सवाल का जवाब दे दे। भारतीय जनता पार्टी के साथी से बिना आग्रह जरा आपको बताएं, उत्तर प्रदेश और केंद्र में पाकिस्तान परस्त सरकार है क्या? वो वहीं से निर्णय तय होता पाकिस्तान में। तुर्क और पठान की आपस में जो पाकिस्तान में हो रहा है वही यहाँ भी आप करना चाहते हैं। पाकिस्तान पहले भारत में था, वहाँ पर बंटवारा हो गया, धार्मिक स्थल थे, तो जो हिंदू थे वो भारत में चले आए, भी अतिक्रमण कर लिया गया। आज योगी जी की सरकार जो है उसे अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। योगी जी की शानदार सरकार न होती तो ये बहुत बड़ी साजिश थी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इशारे पर और समाजवादी के पार्टी के सांसद के द्वारा। अरे योगी जी के नेतृत्व में संबल की आबादी क्यों नहीं बढ़ रही है? बहुत बड़ा नहीं रुक रहा है। पहली बार सवाल आपसे है, लगातार सरकार है 8 सालों में कितना पलायन हो गया उत्तर प्रदेश? एक मिनट धर्मेंद्र सिंह सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। नहीं, इनसे देखिए व्हाट्सएप इंडस्ट्री से नहीं कुछ होता रहा, सुन तो लीजिए। के आसपास आपके मुखिया टोटी चोर,
आपके सांसद एक मिनट अवधेश जी, कहां ले जा रहे हैं? देखिए डिबेट डिरेल हो जाएगी। अवधेश पांडे जी, 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 क्यों जा रहे हैं उस तरफ? रहिए ना संभल वाले मुद्दे पर। मैं यही कह रहा हूं कि जो डेमोग्राफिक चेंज है, आज असम के अंदर हो, चाहे पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, विपक्ष यही सवाल करेगा आपसे कि इस मामले में, संभल के अंदर हुआ है। इस मामले में जिम्मेदारी आप लोगों की है। संभल के अंदर आज जो मीडिया के हवाले से रिपोर्ट आ रही है, संभल में ये लोग तो मंदिर खुदवाए थे, पहले याद है आपको? जब ये दंगा हुआ, जब 2 तल्ला खुदाई हुआ तो मस्जिद निकल गया। एक खुदाई हो रही थी संभल में, जब पूरी खुदाई हो गई तो मालूम चला ये भी मस्जिद है। ये लोग उसको हरिहर मंदिर बोल रहे थे। आज जब खुदाई करवा दिए दूमाला तो वो भी मस्जिद निकल गया। रिपोर्ट आने दीजिए, उसकी भी रिपोर्ट आने क्या दीजिए। पागलपन, क्या फाजिल अहमद साहब, हिंदू मुसलमान नहीं फाजिल चलेगा। अहमद साहब, इस देश में दलित, ओबीसी, एससी, एसटी जाग चुका है। तथागत बुद्ध जाग चुका है। फाजिल अहमद साहब, ये देश तथागत बुद्ध का है, ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर का है। फाजिल अहमद साहब, अम्बेडकर हिंद से चलेगा। फाजिल अहमद साहब, तो दंगे क्यों होते रहे वहां? दंगा बीजेपी कराती है, खुलेआम दंगा बीजेपी कराती है। चलिए मैं बजरंग दल के एक मिनट, अवधेश पांडे जी, अवधेश पांडे जी, अवधेश पांडे जी, 1947 के बाद से हो रहे हैं। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ फाजिल अहमद साहब से। 6 दिसंबर 1992 को पूरा देश जला दिया इन लोगों ने। 6 दिसंबर 1992 को पूरे देश में दंगा कौन कराया था? 6 दिसंबर 1992 को पूरे देश में दंगा किसने कराया? किसने कराया पूरे देश में दंगा? कौन सी ऐसी जगह और कौन सी जिला, कौन सा तहसील बचा था जहां दंगा नहीं हुआ? 6 दिसंबर 1992 को लोगों ने कहा कि 40 आदमी मार दिए गए और एक आदमी को साबित नहीं कर पाए। और दिल्ली, सुन लीजिए, सुनिए एंकर महोदय, सुन लीजिए मेरी बात। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, आडवाणी जब भी जिंदा है, उनसे जाके पूछिए कि गोली किसने चलवाया था, किसके इशारे पर गोली चली थी। दिल्ली में सरकार में कौन बैठा था? आडवाणी जी और अटल जी वीपी सिंह सरकार को समर्थन कर रहे थे, मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। गोली चली तो मुलायम सिंह को बर्खास्त क्यों नहीं करा दिए लोग? आडवाणी जी जिंदा है, पूछिए जाकर के कि गोली किसने चलाई। फाजिल अहमद साहब, पूछिए जाकर के कि गोली किसके इशारे पे चली। फाजिल अहमद साहब, नहीं राम भक्त मरे होते। फाजिल अहमद साहब, जैसे मैंने टोका अवधेश पांडे जी को, वैसे आपको भी टोक रहा हूँ फाजिल अहमद साहब, फाजिल अहमद साहब। लेकिन ऐसे कैसे हो गया कि 80-20 का आंकड़ा वहां हो गया? कहाँ 80-20 हो गया? संभल में कहाँ 80-20 हो गया? संभल में। अरे भाई संभल भारत हम में तो नहीं है 80-20 क्या? करे, 85-15 हो गया वहां। 80-20 तो हर जगह है, कहाँ कहाँ आप रोकिएगा? 85-15 हो गया वहां तो। बताइए, 15% हिंदू, बाकी हिमाचल मुस्लिम। क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट ने तो बैंड बजा दी इन लोग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट जोड़ो। कहाँ कहाँ काटिएगा? मुसलमानों को क्या खत्म कर दीजिएगा देश से? कहीं नहीं रहने दीजिएगा मुसलमान को। डॉक्टर एच एस रावत जी, क्यों आप लोग आरोप लगाते हैं? कमाई के लिए संभल छोड़ दिया आप लोगों ने और कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल गई। वहां देखिए कितना वो सब लोग काम उन लोग को मिल रहा है, इसीलिए तो वो सब बने हुए हैं। आप लोगों वाले को काम नहीं मिला, इसलिए पलायन कर गए। राहुल जी, जिसको जहां अच्छा लगता है उसको रहता है, उसको पता, फाजिल साहब को भी पता है कि क्या स्थिति है हकीकत, लेकिन टीवी पे बोलने के लिए इनको दलित प्रेम नजर आता नहीं पता है। आप बता दीजिए, इनको वो प्रेम नजर नहीं आता। आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी उस समय पर, भी दंगे वहां हुए थे और वो भी तुर्क और पठानों के बीच। सरकारें में नहीं थी। अरे तो जनसंघ थी ना, दंगे हुए थे तुर्क और पठानों के बीच। जनसंघ थी, भारतीय जनता विश्व हिंदू पार्टी परिषद तो थी ना, जनसंघ थी उस समय पर भी। अंग्रेजों के राज में भी दंगे हुए। चुनाव चिन्ह हम भूल गए क्या? जनसंघ नहीं थी, लेकिन इनको दलित प्रेम नजर आता है। जिन दलितों के साथ इन्होंने अत्याचार किया, दलित से मुसलमान हुए, दलितों का इन्होंने कत्लेआम किया, दादा पर दादा दलित थे, हम लोग दलित से मुसलमान हुए। आप देखें 1947 के अंदर कितने पाकिस्तान के अंदर दलित भाइयों का कत्ल किया था इन लोगों ने। वहां से भर भर के जो आए थे, इनको समझ नहीं आती है, लेकिन इनको टीवी के ऊपर क्रोकोडाइल टीयर, मगरमच्छी आंसू बहाने होते हैं कि दलित प्रेम, दलित प्रेम। आपस में कितना दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, इनको नहीं समझ आता। और ये डेमोग्राफी की बात, जो कुतर की बातें कर रहे हैं कि कोई खाने कमाने के लिए जाता है, एक एजेंडा सेट कर लिया है। जितने भी मुस्लिम डिबेटर्स बैठ रहे हैं, सबका एक ही एजेंडा है कि वहां पर लोग खाने कमाने के, अरे संभल के अंदर ही खाने कमाने के लिए गए, 15-85 का रेशियो हो गया। मथुरा के अंदर क्यों नहीं हुआ और दूसरे शहरों के अंदर क्यों नहीं हुआ ये डेमोग्राफी चेंज वहां पर? क्योंकि वहां का विधायक जो पहले था और वहां का जो इस समय पर सांसद है,
उनके कहने पर ये पत्थरबाजी हुई। ट्रकों के हिसाब से, ट्रॉलियों के हिसाब से वहां पर पत्थर रखे गए। अगले 40-50 साल तक सांसद वही रहने वाला है वहां का। अगर पुलिस ना होती, हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि एक डेमोग्राफी इसलिए भी बदली गई कि वही सांसद रहे, वही विधायक रहे। वो तो पुलिस वही रहेगा वहां पे। आपके माथा पीटने से, छाती पीटने से कुछ नहीं होने वाला है। ये भी एक वजह बताई जा रही है फाजिल साहब कि डेमोग्राफी बदल लो, सांसदी की सीट रहेगी, विधायकी की सीट रहेगी। 40-50 साल तक। और रावत आज लोग कह रहे हैं समाजवादी, अभी नमाजवादी आज कोई नहीं बोल रहा है हमको। धर्मेंद्र सिंह जी, आपके सांसद के बयान के बाद ही हिंसा भड़की। समाजवादी से समाजवादी हो गए। आपके सांसद के बयान के बाद ही हिंसा भड़की। मैंने एक लाइन में कहा, जब इंसाफ का तराजू सरकार के पल्ले में जाके बैठ गया तो आप चाहे जो कहिए। तो व्हाट्सएप में हमारे सांसद उस समय कहाँ थे? सबने देखा, मोबाइल नेटवर्क देख लिया, कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं। जबरदस्ती अगर आपको कहना है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही बैठ के व्हाट्सएप इंडस्ट्री ज्ञान दे नहीं, एक बयान नहीं, धर्मेंद्र जी देखिए वो बात अलग है, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन एक बयान भी सामने आया था जिसमें बर्क ने कहा था कि हम इस देश के मालिक है, गुलाम नहीं। वहाँ स्थानीय कनेक्शन आया। अवधेश जी बोलने तो दीजिए, अवधेश जी बोलने दीजिए। नहीं है, राहुल जी बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछिए कि जिन आंकड़ों पर हम आज डिबेट कर रहे हैं, ये एसआईटी रिपोर्ट का हिस्सा है कि नहीं? बोलिए अवधेश जी। देखिए, ये एक न्यायिक आयोग है धर्मेंद्र जी, और जिसमें अरविंद जैन जो आपकी सरकार में डीजीपी रहे, अमित मोहन प्रसाद जी जो आपकी सरकार में भी काम कर रहे थे, और अरोड़ा साहब जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी एक न्यायिक आयोग की ये रिपोर्ट जो मीडिया के हवाले से आज चर्चा में जो बातें आ रही हैं, उस पर डिबेट हो रही है। लेकिन मैं डिबेट से पहले की बात कर रहा हूँ। दंगों के समय की जो दंगों के समय की अधिकारियों के जिस प्रकार से सपा के सांसद ने भड़काऊ बातों करके वहाँ पर दंगे फैलाए, जिस प्रकार से इंतजामिया कमेटी ने अफवाह फैलाई, जिस प्रकार से सपा के सांसद बिजली चोरी करते पकड़े गए, बाहर के तारिक पाठक का कनेक्शन, यहाँ आतंकी कनेक्शन सामने आया है, और संबंध के अंदर इससे पहले 19 जो दंगे हो चुके हैं, ये कैसे मीडिया में सकता है? धर्मेंद्र सिंह जी, 1100 पन्ने की रिपोर्ट में अगर ये 3 बिंदु को वहां आतंकी संगठन पल पड़ रहे हैं, वहां आतंकी संगठन है, वहां की डेमोग्राफी बदल गई, दी गई, जो इतना परसेंट से इतना परसेंट हो गए, पलायन का कारण, ये जो 3 बिंदु आए हैं, अगर उस 1100 पन्ने की रिपोर्ट का हिस्सा है 540 2 मिनट का समय 540 बताइए। और धर्मेंद्र जी 1100 नहीं, आज आप तैयारी करके 450 है, 450 कुछ पढ़ लिया है, 450 है। लेकिन अवधेश पांडे जी 450 पन्ने में क्या मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से संभल के अंदर 450 की कोशिश थी, उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नाकाम किया। अच्छा, एक चीज धर्मेंद्र सिंह जी बता दीजिए, पहले 19 दंगों में मैं 47 के बाद अब तक कह रहा हूँ, कहीं भी इस तरीके से मंदिर के बारे में बता दीजिए, एसआई का सर्वे जो हुआ था तो कहीं, हाँ ये भी देखिए, फाजिल साहब ने अच्छी बात उठा दी, सोमनाथ मंदिर के एसआई सर्वे पे जरा बात करिए। फाजिल साहब ने अच्छी बात उठा दी, वहां तो हरिहर मंदिर के कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिले हैं, ये इस बात का भी जिक्र है फाजिल साहब। तो पूरा बुद्ध टेम्पल ही मिल गया, सोमनाथ मंदिर के नीचे बुद्ध गुफाएं हैं, जरा उस पर भी जैसे मस्जिद मिली होगी, वहां पर मस्जिद भी मिली होगी, सोमनाथ मंदिर के नीचे बुद्ध गुफाएं, वहां पर बाबर की कब्र भी मिली होगी। आप लोगों को सब इस तरह की बातें तो हमारे घर में है बाबर की कब्र, इस देश में आकर के और हमारे शरीर में हम लोग का डीएनए है बाबर, हिंदू होकर के कन्वर्ट हो गए, हमारा डीएनए है बाबर। नहीं, आपका डीएनए 900 साल जिसने सेवा की है वो डीएनए में है बाबर। कन्वर्ट होकर के इस तरह की बातें कर रहे हो। हिंदुस्तानी डीएनए नहीं, थाली में खाना खा लेता है आदमी तो थाली जूठी लगती है। इतिहास को भूल गए क्या? मुगलों की चटन क्या बोलते हैं, चरण चुम्बन करते थे, जब मुगलों का चरण चुम्बन करके बड़ी बड़ी रैयतदारी लेते थे, तब मुगल बहुत अच्छे थे, बड़े बड़े रैयतदार बने घूमते थे ये लोग, मुगलों से रैयतदारी खाते थे, तब ये बहुत अच्छे थे। आज मुगल इनको खराब लगने लगे। जब अखंड भारत, इस देश को किसने, कोई बनारस का राजा, कोई दरभंगा का राजा, कोई लखनऊ का राजा, सबको इकट्ठा करके अखंड भारत बनाया मुगलों ने इसको। आज सनातन धर्म को फला फूला मुगलों के टाइम में,
फला फूला मुगलों के, तो 1000 साल के मौर्य वंश के इतिहास में अरे तो फला फूला था तो हटा लो ना, ईदगाह को ईदगाह हटा लो, ज्ञान वापी हटा लो वहां से। अभी मौर्य वंश के इतिहास में सिर्फ बुद्धिस्ट मिले, बुद्ध मिले, दो ना हटा लो, बुद्ध मिले, एक भी देवी देवता की मूर्ति नहीं। ज्ञान वापी को हटा लो, काशी विश्वनाथ से फलने फूलने दो, क्या दिक्कत है आपको? काशी विश्वनाथ में क्या हुआ? उन्होंने भी फलने फूलने दिया, आप भी फलने फूलने दो। 8000 पन्ने की रिपोर्ट आई, किसी के नहीं उससे जवाब दो। आप कह रहे हो मुसलमानों के सामने फला फूला, अभी फलने फूलने तो क्या दिक्कत है? अभी भी तो आप लोग हो ना मुसलमानों के सामने फला फूला, बुद्ध को खत्म कर दिया आप लोगों ने, ज्ञान वापी को आप लोगों ने मिल करके बुद्ध का सर काट दिया, बुद्धों को खत्म कर दिया इस देश से। हाँ, अफगानिस्तान में भी फिर तथागत बुद्ध इस धरती पे फाजिल साहब बुद्ध का है और बुद्ध का ही रहेगा। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बुद्ध का है। अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी मूर्ति हुआ करती थी बुद्ध की, बम से उड़ा दी वो। बुद्ध का है, नहीं बम से नहीं उड़ाया, बुद्ध का अभी भी है, जन्म स्थान है, हमें गर्व है इस पर, जिससे दुनिया के फाजिल साहब से पूछिए, अभी भी है बुद्ध जी की मूर्ति, वो अभी भी है। फाजिल साहब से पूछिए। हम तो कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर खाली कर दीजिए, वहां बुद्ध अवधेश पांडे जी, ये समाजवादी पार्टी के मुताबिक करा कराया आप ही लोग का है। भले ही, एक मिनट धर्मेंद्र सिंह जी आपकी बात, भले ही वो आर्थिक मदद दे या कुछ भी करे, पार्टी में चले जा रहे हैं, करा कराया आप ही लोगों का। नहीं बोल रहे भाई, आप सोमनाथ मंदिर पे क्यों नहीं बोल रहे? इनके बुद्ध मंदिर, वहाँ 3 गुफाएं मिली है, बुद्ध की 3 गुफाएं मिली है सोमनाथ के नीचे, एएसआई की सर्वे में, तो उस पर क्यों नहीं जा रहे? हवाले से रिपोर्ट आ रही है, वहाँ से समाजवादी भाग जा रहे हैं। आज समाजवादी क्या जीवन भर समाजवादी रहेगी इस देश के अंदर? माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। धर्मेंद्र सिंह जी, इस प्रकार से अपने सांसद को समाजवादी मुमकिन है कबर फायर दे रहे हैं, ये उनका जो विभाजनकारी चेहरा है, समाजवादी पार्टी का जो विभाजनकारी चेहरा है वो सामने आ रहा है। पहले मोदी का विरोध किया, फिर भारत का विरोध किया, आसिफ मुनीर के प्रवक्ता बन जाते हैं, और इस बार तो अगर मीडिया के हवाले से रिपोर्ट आ रही है, इसमें अगर सच्चाई है तो ये तो देश में बहुत विभाजन कराने की एक गंभीर साजिश में समाजवादी पार्टी लगी हुई है। और इसके पहले जो दंगे हुए हैं वो तो कम से कम इस आयोग के पहले की बातें हैं, उसको तो स्वीकार करना चाहिए समाजवादी पार्टी को। सरकार थी क्या दंगा आपने जानबूझ करके देश में भाजपा की सरकार दोबारा लाने के लिए कराया? 1978 में किसकी सरकार थी? अरे मुजफ्फरपुर दंगे में भाजपा नेता को अदालत में सजा कर दिया है, मुजफ्फरपुर दंगे में। अब कितना सबूत चाहिए? योगी जी की सरकार तो फेल है, मुजफ्फरपुर दंगे में भाजपा नेता को अदालत में सजा कर दिया, अब कितना सबूत चाहिए? गोरखपुर करिए तो प्रदेश में चौथाई है। लेकिन फाजिल साहब एक बात अभी भी रह गई, कैसे राज्य की सरकार चाहती है, कैसे 30-35% आबादी घट गई हिंदुओं की वहां? ये एसएन सिंह को कह दिए जाके आबादी बढ़ाए वहां, कोई दिक्कत है? कोई मना कर रहा है क्या? एसएन सिंह से कह दिए जाके एचएस रावत है, सिंह नहीं है, संभल में रहे, आबादी बढ़ाए थोड़ा वहां की, कोई मना कर रहा है? आप भी चले जाइए संभल, जाके आप भी वहां अपनी आबादी बढ़ाइए। अरे भाई जाएंगे आप लोग तब ना आबादी बढ़ेगी, आप सब लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं तो कैसे आबादी बढ़ेगी? कोई रहना नहीं चाह रहा, वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो कौन रहेगा वहाँ? किस तरह की बातें कर रहे हो फाजिल भाई आप? जैसे अरे भैया वहाँ संभल में ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना स्वास्थ्य है, ना स्कूल है, कौन जाके रहेगा? वो तो मुसलमान बेचारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर संभल दंगा की जो रिपोर्ट 450 पन्नों की सरकार को सौंपी गई है, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी बातें निकलकर सामने आई, वो चर्चा का विषय। समाजवादी पार्टी का कहना है हिंदू मुसलमान बीजेपी हमेशा से करती है, वही कर रही है। सवाल इस बात को लेकर है, जब संभल हिंसा की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तब विपक्षी दल या सत्ता पक्ष क्या कुछ कहेगा, यह भी सुनना जरूरी होगा। दो टोक में जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।